देखिए, अभी तक हमने प्रियम्बल में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ तक के सब शब्दों को अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इनको यहाँ पे क्यों लिखा गया है, इनके मीनिंग क्या हैं और संविधान में इनको लेकर कहाँ कहाँ प्रोविजंस दिए गए हैं, ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब आगे जिस तरह से 3 न्याय की बात हम कर चुके हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विषय में हमने बात की है कि न्याय क्या है और इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या क्या हैं और इनमें क्या अंतर है, इसको हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 5 तरह की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। क्या क्या हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, 5 तरह की स्वतंत्रता प्रस्तावना बताती है और इसको लेके जो क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं वो ये हो सकते हैं कि स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए, इसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए। यहाँ से कनेक्ट होकर आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये है कि स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए और स्वतंत्रता और समानता में संबंध बताइए। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फ्रेम हो सकता है। एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विश्लेषण कीजिए। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन इसको लेकर आपको पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, आप ये देखते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, जो ये 5 स्वतंत्रताएं हैं, काफ़ी बार इनके सीक्वेंस को लेकर भी क्वेश्चन देखने को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं। तो आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि इनके सीक्वेंस को याद रखें कि किसके बाद में कौन सी स्वतंत्रता बताई गई है। क्या कि विचार, विचार के बाद में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद में विश्वास और विश्वास के बाद में धर्म और धर्म के बाद में उपासना की स्वतंत्रता को बताया गया है। तो आप ये जरूर देखें कि सीक्वेंस जरूर याद करें। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का एक सीक्वेंस है कि सामाजिक के बाद में आर्थिक और आर्थिक के बाद में राजनीतिक, उसी तरह से जो स्वतंत्रताओं का जो सीक्वेंस है उसको आप जरूर याद रखें कि कौन सी 5 तरह की 5 नाम याद रखें और हो सके तो प्रियम्बल याद करें और प्रियम्बल को डेली पढ़ें। देखिए, ये बहुत रेगुलर पढ़ने वाली चीज़ है, तो कोशिश करें कि आप डेली एक बार प्रियम्बल जरूर पढ़ें और इसको याद जरूर कर लें और ये सीक्वेंस जरूर याद रखें कि क्या इसके कौन से के बाद में कौन सी स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता के विषय में प्रियम्बल में 5 तरह की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं और इनके मीनिंग क्या निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे कि ये जो शब्द दे रखा है जिसके विभिन्न आयाम हमें बताए गए हैं, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, इनके अर्थ क्या निकलते हैं और संविधान में इनसे जुड़े प्रोविजंस हम कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में हम स्वतंत्रता को बाद में समानता से कनेक्ट करके भी देखेंगे कि स्वतंत्रता और समानता में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए, बात करते हैं 18वीं शताब्दी से कि 18वीं शताब्दी में जब फ्रांस में राजतंत्रशाही थी और अत्याचार बहुत ज़्यादा थे, तब वहाँ पे राजनीतिक जो विचारक थे उन्होंने जब अत्याचार हो रहे थे उनके विरुद्ध जो नारा दिया था, उस वहाँ से ये शब्द सामने आए थे। क्या? समानता और बंधुत्व का नारा। ठीक है, तो ये बात है 1789 की क्रांति की। तो इसका मतलब ये है कि जो 1789 की जो क्रांति थी उसका मुख्य आधार 3 शब्द, ये जो नारे में 3 शब्द दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द ही जो हम देखते हैं कि प्रस्तावना में हम तीनों शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों शब्द ही उस क्रांति के जो कीवर्ड थे कि हाँ, इनके आधार पर ही वो क्रांति की गई थी। और बाद में यूरोप और पूरे वर्ल्ड में इन तीनों शब्दों का, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों शब्दों के आधार पर बहुत सारे बाद में मतलब संपूर्ण विश्व में इसको लेकर बहुत ज़्यादा साम्राज्यवाद का विरोध जो हुआ, साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी, मतलब इन शब्दों के कारण जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति का उस समय लक्ष्य बन गया था और इन आधार पर व्यक्ति साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी उठ गया। और इसी को लेके पालकीवाला जो है, नानी पालकीवाला, उन्होंने एक लाइन कही है, लॉयर थे वो और बहुत बड़े हिंदुस्तान के पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं,
तो मतलब एक उनको मतलब बहुत नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो उनकी जो लाइनिंग्स हैं वो काफ़ी पढ़ने में आती हैं। उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य सदा ही स्वतंत्रता की बलि देवी पर सर्वाधिक बलिदान देते रहे हैं। क्या कहा है कि मनुष्य सदा ही स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सर्वाधिक बलिदान देते रहे हैं। वे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आत्मा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिए हैं। देखिए, क्योंकि देखिए जितने युद्ध हुए हैं और जितने भी ये आंदोलन हुए हैं, ये किस चीज के लिए थे? स्वतंत्रता के लिए। तो इसलिए जो स्वतंत्रता शब्द जो आप प्रस्तावना में देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसको समझना, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता जो ये वर्ड प्रस्तावना में हम देखते हैं, ये हमारे संविधान में दी गई संपूर्ण जितनी स्वतंत्रताएं हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड यहाँ पे रखा गया है। और देखिए स्वतंत्रता के साथ में जो शब्द जोड़े गए हैं, आप देखते हैं कि जो एफआर में हमें स्वतंत्रताएं दी गई है, उनमें उन सबको ये 5 शब्द बताते हैं। जितनी स्वतंत्रताएं हमें संविधान में प्रोविजंस में मिलती हैं, उन सब स्वतंत्रताओं को ये चीज बताती है। विचार की स्वतंत्रता, हम देखते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में विश्वास, धर्म और उपासना, यही हमें आगे 25 से 28 के बीच में जो प्रोविजंस हैं उनमें धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता देखने को मिलती है कि किस तरह से हम विचार, देखिए संविधान को जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कितना सुंदर बनाया कि विचार और अभिव्यक्ति, देखिए अभिव्यक्ति शब्द के साथ में विचार को लिखा गया है कि आपके जो भी विचार हैं, अभिव्यक्ति अगर शब्द लिखते तो किस चीज की अभिव्यक्ति, तो इसलिए ये शब्द मतलब लिखा, जनरली ये वर्ड भी लिखा जा सकता था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन देखिए जो स्थिति उस समय थी, इतना कोई लिटरेसी रेट इंडिया में नहीं था, जनसंख्या में इतना कोई अवेयरनेस नहीं था स्टडी को लेके कि, तो इसलिए चीजों को आसान बनाने के लिए देखिए कितना सुंदर तरीके से लिखा गया है कि अभिव्यक्ति के साथ में विचार लिखा गया है कि आप अपने कोई भी आपका थॉट प्रोसेस है, किसी चीज को लेके आप क्या सोचते हैं, मीन्स कि आपके विचार क्या हैं, उन विचारों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको है। दूसरी, धर्म के पहले विश्वास शब्द लिखा गया है कि धर्म और उपासना, कि आप किस धर्म को धारण करना चाहते हैं उसकी आपको स्वतंत्रता है। किसमें, किस धर्म में आप विश्वास रखते हैं, कौन से आयाम हैं जिनको आप धारण करना चाहते हैं, जिनमें आप विश्वास करते हैं। देखिए एक शब्द के साथ में दूसरा शब्द जो कनेक्ट किया गया है, उनकी रीजन को समझिए कि क्यों ये इनके साथ में, क्यों ये क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस क्या है। देखिए जो सीक्वेंस पूछा जाता है उसका एक रीजन है कि सीक्वेंस क्या है। अभिव्यक्ति के साथ में विचार लिखा हुआ है कि विचार जो है आपके हैं उनको आप अभिव्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास के पीछे, धर्म के पीछे विश्वास लिखा गया है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह से, जिस भी तरीके को, क्योंकि देखिए धर्म डिस्कस करते टाइम हमने पढ़ा था कि धर्म कोई स्पेसिफिक, कोई पंथ या फिर कोई ईश्वर का स्पेसिफिक नहीं है कि आप इस ईश्वर को मानते हैं तो आप ऐसा। धर्म एक स्पेसिफिक, सिर्फ एक जीवन शैली का तरीका है कि कुछ मानक स्थापित किए गए हैं, जो जैसे कि सत्य बोलना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अच्छा रहना, ये सब मतलब धर्म एक। तो आप किस में विश्वास रखते हैं, आप किसको मानना चाहते हैं उसकी आपको, और आप किसकी उपासना करना चाहते हैं, किसको, ईश्वर को, किस मूर्ति को, या फिर आप किस तरह से पूजा के जो तरीके हैं उसमें से किस में उपासना की किस तरीके को आप मानना चाहते हैं, उसकी विश्वास की, आप किस धर्म में विश्वास रखते हैं उसकी, और उसमें फिर उसके तहत उपासना की। इनके सर्वप्रथम लिखा है विश्वास, फिर धर्म और फिर उपासना, कि आप किसी में धर्म में विश्वास रखते हैं और फिर आप जिस तरीके से उपासना करते हैं उसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो इसीलिए जो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस क्या है, तो इस सीक्वेंस के पीछे रीजन यही है कि इसका सीक्वेंस याद करना आपको इसलिए बोला जाता है ताकि ये जो चीजें एक दूसरे से जिस तरह से कनेक्ट है वो कनेक्टिविटी खत्म ना हो। ये क्यों एक के बाद में एक शब्द लिखे गए हैं, इनके रीजंस थे बाकायदा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5 स्वतंत्रताएं दी गई है उनके सीक्वेंस क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए जनरल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जो स्वतंत्रता है उसके लिए इंग्लिश वर्ड आता है लिबर्टी। लिबर्टी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लिबर, ओके, उस शब्द से बना है लिबर्टी। और जो लिबर शब्द है, लिबर शब्द का जो मीनिंग निकलता है
वो होता है मुक्त। देखिए एक लैटिन वर्ड है लिबर, इसी से लिबर्टी शब्द बना है। ठीक है, लिबर्टी जो शब्द बना है वो लिबर शब्द से बना है। ठीक है, और इसका मीनिंग ये होता है कि मुक्त या फिर स्वतंत्र या बंधनों का अभाव, ये तीन इसके मीनिंग निकलते हैं। तो अब बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता का मीनिंग क्या निकलता है। उसमें से ही एक है लास्की। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता ये है कि स्वतंत्रता वो है कि उस वातावरण की स्थापना जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। देखिए मैं आपको अभी काफी हम थिंकर्स की जो स्वतंत्रता की परिभाषा है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ जो थिंकर्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट लगेगी आपको। देखिए जैसे कि लास्की की डेफिनेशन इन्होंने ये दिया है कि उस वातावरण की स्थापना जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। तो देखिए इनकी जो डेफिनेशन है उसमें एक जो सकारात्मक स्वतंत्रता का स्वरूप होता है वो दिखाई देता है। और एक्चुअल में हम जब लोकतंत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र में जब रहते हैं तो जरूरी है कि हमारे आसपास और हमारे अधिकार स्वरूप ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को भंग ना करे। तो हम काफी डेफिनेशंस ऐसी देखते हैं जिनमें हम ये पाएंगे कि अगर स्वतंत्रता इस तरह की होती तो हो सकता है हम स्वतंत्र होते, लेकिन उस हमारी स्वतंत्रता के भोग करने की वजह से किसी और की स्वतंत्रता को नुकसान हो सकता था या फिर किसी और के अधिकारों को हम नष्ट कर सकते थे। तो इसलिए आप देखते हैं कि आप जब तरह तरह के जो कई थिंकर्स हैं उनकी डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ जो थिंकर्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत एप्रोप्रिएट आपको लगेगी। देखिए राजनीति शास्त्र जो है, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, उसमें आप चीज देखेंगे कि जितना मतभेद इस डेफिनेशन को लेके है उतना कोई भी शब्द को लेके नहीं है। स्वतंत्रता को डिफाइन करने में जितने लोगों की अलग अलग, जितने थिंकर्स हैं जिनकी अलग अलग जितनी राय है, इतना किसी भी वर्ड को लेकर नहीं है। देखिए हर युग में वो विचारक आते हैं और स्वतंत्रता की जो समस्या है ये हर समय बनी रहती है। तो सब क्या होता है, अलग अलग समय आते हैं और अलग अलग अपने विचार उनके जिस समय पर जिस स्तर पर स्वतंत्रता की समस्या होती है उसी प्रॉब्लम से देखिए अलग अलग टाइम चलते हैं और स्वतंत्रता की समस्या अलग अलग तरीके से हो सकती है। कोई टाइम हो सकता है कि किसी समय में कोई स्वतंत्रता ना हो, कोई युग में, क्योंकि हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बहुत सारे प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए जिस युग में जैसे जैसे थिंकर आते गए और वहां पे जिस तरह की स्वतंत्रता की कमी उनके द्वारा देखी गई और जो भी स्थिति उनके द्वारा स्वतंत्रता की समस्या को लेकर देखी गई, तो उन्होंने क्या किया, उससे उनको कनेक्ट कर दिया। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग थिंकर्स में स्वतंत्रता की जो डेफिनेशन है उसमें हम बहुत डिफरेंस हम देखते हैं। जनरली क्या होता है, स्वतंत्रता के दो अर्थ लगाए जाते हैं। क्या? एक स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा है और एक सकारात्मक धारणा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव साइड जो है, जो नकारात्मक अवधारणा है, वो उसमें हम क्या देखते हैं। देखिए इस धारणा के अंतर्गत जो स्वतंत्रता है उसका मतलब ये निकलता है कि प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रतिबंधों का न होना। क्या है नेगेटिव अगर अप्रोच हम देखते हैं, दो अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। सकारात्मक और नकारात्मक। तो जो नकारात्मक अवधारणा है उसमें जो इसके पक्षधर जो है, जो नकारात्मक अवधारणा के पक्षधर हैं, उनका मानना है कि बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, प्रतिबंधों का ना होना। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक मनुष्य पे नहीं है, तो वो क्या है, स्वतंत्रता है। यानी कि जो व्यक्ति कोई भी कार्य करे, किसी भी प्रकार से कार्य करे, उस पर किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए। मनुष्य जो चाहे कर सकता है। और देखिए सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था उसके जब हमने राज्य की उत्पत्ति के बारे में, जब हॉब्स और रूसो के बारे में डिस्कस किया था, तब भी हमने ये कहा था कि जो हॉब्स और रूसो थे वो जो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था थी उसके बहुत बड़े पक्षधर थे। तो जो उनके जो ये जो सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो समर्थक हैं
हॉब्स और रूसो, उनके मत में भी जो प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार की जो स्वतंत्रता थी, मतलब जो ये नकारात्मक स्वतंत्रता थी, वो पाई जाती थी। हॉब्स और रूसो का ये कहना था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें ऐसी स्वतंत्रता थी जिसमें किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन किसी भी पर्सन पे नहीं थी, मतलब किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। और रूसो की कृति आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो ये ही है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। और हॉब्स के अकॉर्डिंग ये है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय विरोध और नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। क्योंकि देखिए, हमने जब हॉब्स और रूसो को लेकर जब डिस्कशन किए थे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, तब हमने देखा था कि ये प्राकृतिक अवस्था के पक्षधर थे कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था, बिल्कुल भी स्वतंत्र, कोई कंट्रोल नहीं। और ये गोल्डन एज मानते हैं मनुष्य की, वो कि पर्सन की इस ह्यूमन बीइंग की जो गोल्डन एज है वो वही थी। वैसा समय कभी वापस ना तो आया है और ना कभी फ्यूचर में आएगा। क्योंकि देखिए, ये एक अलग अलग थिंकर्स थे, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। देखिए, जब इंसान के पास स्वतंत्रता हो लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल ना हो, तो हॉब्स और रूसो का मानना यह था कि वो गोल्डन पीरियड था। जबकि आप देखेंगे कि अगर स्वतंत्रता के ऊपर किसी तरह के अगर लगाम किसी तरह की नहीं होती है तो फिर वो उच्छृंखलता में बदल जाएगी। इसलिए स्वतंत्रता का एक ये स्वरूप, जो नेगेटिव अवधारणा जो है, उनका मानना ये होता है कि व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वही स्वतंत्रता है। और मतलब व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए, यही नकारात्मक अवधारणा के जो पक्षधर हैं उनका मानना है। देखिए, और दूसरी हम देखते हैं सकारात्मक धारणा। स्वतंत्रता की जो नकारात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करने वाले हैं, वो मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रणों का अभाव। और आप ये देखेंगे कि अगर किसी भी तरह के नियंत्रण अगर पर्सन पर नहीं है, तो इस डेफिनेशन को देख के पढ़ के कोई भी तरीके से संतोषजनक नहीं है। क्योंकि इस अर्थ में क्या है कि स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था और जो अराजकता में रहने वालों वो ही है ना, इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था जब थी, जब मनुष्य ना कोई समुदाय था, कुछ वो सिर्फ एक यूनिट खुद था, वो और कोई नहीं था, उसका ना किसी से लेना देना था, ना कोई रिश्ते, ना कोई समाज, ना कोई समुदाय, ना वर्ग, कुछ भी नहीं। तो जो नकारात्मक अवधारणा है, जो नकारात्मक अवधारणा परिभाषित की गई है स्वतंत्रता की, वो सिर्फ क्या है, जो प्राकृतिक अवस्था है और जो अराजकता में रहने वाले लोग हैं वो ही उसको महसूस कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। समाज में जब व्यक्ति रहेगा, देखिए सकारात्मक अवधारणा के जो पक्षधर लोग वो ये कहते हैं कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। और सही बात है, जब आप किसी राज्य में रहेंगे, देश में रहेंगे, वर्ल्ड में रहेंगे, तो देखिए आपके साथ सिर्फ आप नहीं हैं, आपके आसपास, आपके समाज में, सोसाइटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, देश में सिर्फ आप नहीं हैं, आपकी एक्टिविटी से प्रभावित होने वाले लोग, आपसे जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं। तो सही रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर और परिस्थितियां प्रदान करना। कि देखिए, विकास से ही हमारा व्यक्तित्व का जो विकास है, हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसी से ही हमारी जो सब चीजें हैं, वो हमारी प्रसन्नता है, हमारे दुख हैं, हमारा सक्सेस है, सब चीजें किससे जुड़ा हुआ है, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। हम सक्सेस होंगे और ऑटोमेटिक हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, हमारी प्रसन्नता, हमारे दुख, ये सब चीजें, मतलब कुल मिला के बात ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता का अर्थ, सही अर्थ जो वो ये है कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर और परिस्थितियां प्रदान करना। और ये अवसर और जो सुविधाएं होंगी वो कौन प्रदान कर सकता है, वो सिर्फ राज्य ही प्रदान कर सकता है। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है और ऐसी स्वतंत्रता सीमित होती है, न कि असीमित। जो रूसो और हॉब्स के द्वारा जो बताई गई है, उस तरह की स्वतंत्रता राज्य के अंदर रह के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि राज्य में जब आप रहेंगे तो उसके पीछे ये रहेगा कि लगाम भी लगेगी, कंट्रोलिंग पावर भी किसी के हाथ में होगा। इसलिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये बताती है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर और सुविधाएं देना ही स्वतंत्रता है, और ये लिमिट्स के साथ होती हैं। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता की और डेफिनेशंस क्या क्या रही हैं। ठीक है, देखिए एक थिंकर रहे हैं मैकियावेली। देखिए सब प्रकार के बंधन जितने सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं, जबकि अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध। देखिए मैकियावेली की डेफिनेशन भी बहुत एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। उसमें उन्होंने बताया है कि सब प्रकार के बंधनों का अभाव, क्या लिखा है, सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं अपितु अनुचित के स्थान पर उचित बंधन की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। देखिए ये डेफिनेशन भी बहुत, आप देखेंगे कि जो करंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग बहुत सही है कि सब प्रकार के बंधनों का अभाव, कि ऐसा नहीं हो कि कोई बंधन ही ना हो, जबकि अनुचित के स्थान पर उचित, कि जब आप अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग में अगर आप कुछ अनुचित करते हैं तो उस पर किसी तरह का प्रतिबंध या फिर बंधन की जो व्यवस्था है कि आपके पास स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, अपितु जो अनुचित है उसके ऊपर उचित प्रतिबंध ही, जो उचित प्रतिबंध की जो व्यवस्था है, बंधन की जो व्यवस्था है, वही स्वतंत्रता है। ठीक है, एक डेफिनेशन सीले के अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन बताई जाती है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन आप देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे। स्पेंसर ने क्या कहा है कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन न करे। देखिए स्पेंसर ने बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन स्वतंत्रता की बताई है। इन्होंने क्या लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वो करना चाहे, कि जो मनुष्य करना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उससे, आपके जो एक्ट है उससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने स्पेंसर की और मैकियावेली की, लास्की की, सीले की कुछ डेफिनेशंस हमने देखी हैं और उसके अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का जो सकारात्मक स्वरूप है वही समाज में फिट होता है। उसके अकॉर्डिंग ये जो स्वतंत्र सकारात्मक स्वरूप वो है कि अनुचित पर उचित प्रबंध की जो व्यवस्था है वही स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करते हैं कि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बहुत सारे प्रकार, जैसे हमारे 6 तरह की स्वतंत्रता दी हुई है, उसके अलावा भी बहुत सारी स्वतंत्रता के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता। देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता ये है कि जो राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया है, राज्य एक राजनीतिक प्रक्रिया में से चलता है, तो उसमें स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की जो स्वतंत्रता है वो, कि हम राजनीतिक प्रक्रिया जो चलती है उसमें हम स्वतंत्र होकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, उसको ही वो क्या कहलाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। और लास्की जो थे उन्होंने इस प्रकार की स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अभिप्राय है वो ये है कि राज्य के जो कार्य व्यापारों में सक्रिय भाग लेने का जो अधिकार है वही राजनीतिक स्वतंत्रता है। सेकंड हम देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा और सुविधा मिलना, कि सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको कार्य के समान वेतन होने चाहिए, ये सब आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखिए जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है उसको हम सिर्फ एक लाइन में अगर कहें तो आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। ये जो बात आप इस डेफिनेशन के लिए समझ सकते हैं, लेकिन जो ये स्थिति है ये जब प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की थी उसके बाद में ये है कि हम स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं, तो एक जो प्राकृतिक अवस्था जो स्वतंत्रता है कि हाँ भाई हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, लेकिन देखिए जो परतंत्र देश में आप पैदा होते हैं तो ये जो डेफिनेशन, ये जो मतलब एक प्रकार है स्वतंत्रता का, वो स्वतंत्र मनुष्य पैदा होता है फिर भी वो एक मतलब उचित नहीं लगता है। तो ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है ये कहीं ना कहीं तब ही प्रभावी हो सकता है जब आप एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे होते हैं और वहां पे व्यवस्थाएं इस तरह की होती है। लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे क्योंकि जब आप प्राकृतिक स्वतंत्रता के बाद में जब आप नागरिक स्वतंत्रता पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको यूँ लगेगा कि प्राकृतिक स्वतंत्रता और फिर नागरिक स्वतंत्रता में
क्या फर्क रह जाएगा? क्योंकि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं जो नकारात्मक पहलू है उसकी तरफ झुका हुआ है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता मतलब ये है कि वो स्वतंत्रता जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा दी गई है, ये स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से भी पहले प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए आप जब समाज, ये वो उस समय की परिभाषा से जुड़ती है, उस समय की स्वतंत्रता से जुड़ती है जब मनुष्य समाज में नहीं रहता था, राज्य में नहीं रहता था, किसी तरह के बंधनों में नहीं रहता था, वहां से ये स्वतंत्रता का एक प्रकार देखने को मिलता है। लेकिन अब आप देखते हैं कि जो सबसे बड़ा स्वरूप है देखने को मिलता है वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक जो स्वतंत्रता है वो, देखिए, नागरिक स्वतंत्रता को उन अधिकारों के रूप में हम समझ सकते हैं जिनकी रक्षा करने के लिए राज्य मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप में बाउंड होता है। क्योंकि देखिए, जो नागरिक स्वतंत्रता है वो किसके द्वारा दी जाती है? स्टेट के द्वारा। तो जब स्टेट हमें किसी तरह की स्वतंत्रता देता है तो वो बाउंड होता है कि वो बनी रहे। देखिए, जैसे हमें स्वतंत्रताएं दी गई है तो हमें बाकायदा प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर इनका हनन होता है तो आप बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आप ये बात रख सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी जो ये स्वतंत्रताएं हैं उनको छीना जा रहा है, उनका हनन हो रहा है। तो नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में मिलती है कि आप अगर किसी समाज के, किसी राज्य के सदस्य हैं तो उसके सदस्य होने के तौर पर आपको राज्य गारंटी देता है। जैसे हमारे कंप्लीट जो मौलिक अधिकार हैं वो इसके आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, वो नागरिक स्वतंत्रता के तहत दी गई स्वतंत्रताएं हैं। इसके बाद में आप देखते हैं एक स्वरूप होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मीनिंग ये है कि व्यक्ति को खुद के जो कार्य हैं, उसके जो विश्वास हैं, उसके जो पर्सनल मामले हैं, उनके मामलों में उसको स्वतंत्रता। देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो एक, देखा जाए तो अगर आप सबसे कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत छोटा सा ये आपको लगेगा, लेकिन अगर यही जब प्रेजेंट ना हो, मतलब ये जब आपके पास ना हो, तो हमें इसका महत्व बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमें किस तरह से रहना है, किस धर्म को मानना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, फैमिली में रहना है, नहीं रहना है, ये सब इस तरह की स्वतंत्रता हमारे पास है, इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं। लेकिन जब स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपको यही पहनना है, आपको इसी तरह से रहना है, आपको स्पेसिफिक डिसाइड कर दिया जाए कि इसी एरिया में आप रह सकते हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, और इसी तरह की जो वेशभूषा है, कपड़े हैं, आपको इसी टाइप के पहनने हैं, इसके अलावा आप नहीं पहन सकते हैं। तो जो एक इसको बहुत ब्रॉड लेवल पर जब हम इसको नहीं, अगर ये हो हमारे पास, तो एक जो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो आयाम है, ये अगर ना हो, ये स्वरूप अगर हमारे पास अस्तित्व में ना हो, तब हम समझेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास हमारे पर्सनल मैटर्स जो हैं, उनमें जो स्वतंत्रता है, यह भी एक स्वतंत्रता का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। देखिए, एक हो सकती है स्वाभाविक स्वतंत्रता, कि ये स्वतंत्रता मानव जो स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग होती है। देखिए, रूसो ने भी इसके बारे में कहा है, और जो बाल गंगाधर तिलक भी, उन्होंने भी कहा है कि वो भी क्या थे, रूसो भी, और इनके बाद में जो हमारा जो इतिहास है उसमें देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक भी इस तरह की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तिलक ने इसलिए कहा कि ये वो इस तरह की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, किसके? स्वाभाविक जो स्वतंत्रता है उसके। इसीलिए तिलक ने ये कहा था कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसी तरह रूसो ने भी कुछ कहे थे कि बात कही थी कि मनुष्य प्राकृतिक युग जो है, मतलब राज्य के जन्म से पहले, क्योंकि देखिए प्राकृतिक अवस्था कब की है? जब राज्य नहीं पैदा हुआ था। राज्य का जन्म कब हुआ था? जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य था, और बहुत सारी परेशानियां जब उसके सामने आई तो उन्होंने फाइनली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके राज्य को स्थापित किया था। और इसी स्वतंत्रता का जो उपभोग कर रहा था वो तब थी जब वो राज्य अस्तित्व में नहीं था। और जब रूसो तो मतलब जो है वो इतना प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है और जो प्राकृतिक अवस्था है उसके इतने पक्षधर थे
कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जब समाज के विकास से क्या हुआ कि मनुष्य क्या हुआ, बंधनों में जकड़ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक जो तरीका है वो है स्वाभाविक स्वतंत्रता, और एक स्वतंत्रता हम देखते हैं सामाजिक स्वतंत्रता। देखिए ये स्वतंत्रता जो है वो हमें समाज से मिलती है। देखिए समाज का जन्म इसलिए हुआ कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए अगर आप एक समाज में रहते हैं तो आप देखिए, एक अगर आप एक घेरे में रह रहे हैं, समाज नामक घेरे के अंदर आप रह रहे हैं, तो आप इसके अंदर रहेंगे कब? आपको एक जगह रखा जा रहा है, आपके पास अपनी स्वतंत्रताएं होंगी, एक सामाजिक समाज में रहने की आपके पास स्वतंत्रताएं होंगी, तभी तो आप स्टेबल रहेंगे, नहीं तो आप छोड़ के चले जाएंगे इसको। तो सामाजिक स्वतंत्रता है वो जो है वो समाज में होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि जिससे कि आप अगर यहाँ पे रहेंगे तो अगर आपके पास में सामाजिक स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो आप अपना विकास कैसे करेंगे? तो इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन और संपत्ति की जो सुरक्षा है और ये जो आवागमन की स्वतंत्रता है, ये मतलब इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। देखिए कि सामाजिक स्वतंत्रता में हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी किसी न किसी के प्रति गवर्नमेंट की हमारे प्रति जिम्मेदारी होती है, और सामाजिक स्वतंत्रता हम मतलब हमें विकास के अवसर यहाँ पे मिलते हैं। देखिए राज्य जो होता है वो हमसे इस तरह से जुड़ा होता है कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि राज्य की हमारे प्रति कितनी लायबिलिटी है, और जो हमने अभी नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें जो देखी है, उनमें आप देखिए कि सामाजिक स्वतंत्रता में जो हम रह रहे हैं या फिर एक राज्य के, ये सारी स्वतंत्रता के जो आप स्वरूप देख रहे हैं वो हम देखते हैं कि राज्य में हमें मिलते हैं। कि जब हम राज्य में रहते हैं, तो मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल आपको बता रही हूं, ये कोई आपके टॉपिक की चीज नहीं है, लेकिन देखिए जैसे हम ए और बी नामक दो व्यक्ति हैं, ठीक है, बी द्वारा ए की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस सीमा तक होती है, इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको ये चीज डिस्कस कर रही हूं। देखिए जो बी नामक व्यक्ति है उसने ए की हत्या कर दी, तो ये भी अपना वकील लेके आएगा, और इसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, या फैमिली मेंबर्स नहीं है, जनरली इसको रिप्रेजेंट ही स्टेट करता है। अगर आपने किसी व्यक्ति को मारा है, किसी की हत्या कर दी है, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? स्टेट, ठीक है। तो जैसे कि ये बी है, तो जब केस का नाम चलेगा तो ये होगा बी वर्सेस स्टेट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान का हो कोई, स्टेट ऑफ राजस्थान। तो देखिए जब हम, क्योंकि जब हमारी मृत्यु, जैसे मैं हूं, मेरी अगर मृत्यु होती है तो मेरी फैमिली अगर केस लाती है तो मेरे स्थान पर नाम यही लिखा जाएगा कि जिस स्टेट से मैं हूं, जिस स्टेट में मैं रह रही हूं, उस स्टेट का नाम ही लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसके फैमिली मेंबर्स जो होंगे वो उनका नाम नहीं आएगा, ठीक है। ये जैसे कि ए है, इसकी मृत्यु हो गई, तो जब बाद आएगा तो ये इसका तो नाम बी है, तो ये तो प्रेजेंट है अभी, क्योंकि ये मर्डरर है, तो ये तो प्रेजेंट है अभी, तो ये तो खुद का नाम इसका लिखा जाएगा। लेकिन जब जहां जो बी का रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेट करता है। इस तरह से इतना हम स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? फास्ट लग रहा है क्या आपको? ठीक है, अब धीरे थोड़ा स्लो डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको बेटा? देखिए इसी तरह स्वतंत्रता के जो मामले हैं उनमें एक, जितने भी आयाम हमने देखे हैं उसमें एक आयाम देखते हैं हम कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता। देखिए किसी समाज में जब लोग रहते हैं तो उनकी संस्कृति हो सकती है, अलग अलग समुदायों की अलग अलग संस्कृति हो सकती है, तो उसको बनाए रखने की, उसकी रक्षा करने की और उसको समृद्ध करने की स्वतंत्रता अगर नहीं होगी तो जो संस्कृति है, जो देखिए जनरली हम देखने को हमें मिलता है कि लोग क्या करते हैं, सभ्यता और संस्कृति शब्द को मिक्स कर देते हैं कि सभ्यता और
संस्कृति, इसको एक ही समझते हैं। देखिए, हम सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि संस्कृति जो है वो कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। सभ्यता जो होती है वो भौतिक है, दिखाई देती है, जिसको हम देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि कोई सभ्यता है, इन फ्यूचर जाके जैसे हमें ही सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे किस तरह का रहन सहन था, मतलब जैसे कि देखते हैं कि नालियां उस टाइम भी बनी हुई थी और ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था उस टाइम का, हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। बर्तनों के जो टाइप्स हम देखते हैं कि किस टाइप के बर्तन थे, किस चीज़ के बर्तन में थे, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग, जैसे हम कभी भी सभ्यता बन जाएंगे तो हमारा मतलब हमारे क्या मिलेगा कि हमारी क्रॉकरी मिलेगी कि हाँ भाई ये क्रॉकरी भी यूज़ करते थे, और हमारा जो ये तांबे के बर्तन, जैसे कभी हो सकता है ना 1000, 2000, 5000 साल बाद में हम भी तो सभ्यता बन जाएंगे कोई ना कोई, तो फिर हम भी, हमारी सभ्यता हम भी कहीं ना कहीं मिलेंगे किसी न किसी को। तो हमारे बारे में क्या चीज़ें देखेंगे कि ये क्या करते थे, स्टील के बर्तन भी यूज़ करते थे, तांबे के बर्तन भी यूज़ करते थे, और जैसे कई बहुत ज़्यादा मोस्ट रिच टाइप के लोग हैं उनके सोने वोने के भी मिलेंगे, तो कि भाई चांदी के बर्तन भी यूज़ करते थे, सोने के बर्तन भी यूज़ करते थे। तो ये क्या है, सभ्यता है। सभ्यता मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो सारी एक्टिविटी जिस विचार के साथ की जाती है, जिस थॉट प्रोसेस के साथ की जाती है, जो डेवलप समय चलता है, उस समय उस समुदाय की जो ये सभ्यता में जी रहा था, ये जो तरीके थे उसके, किस बर्तनों में खाना खाता था, किस तरह से खाना बनाता था, ये सब क्या चीजें हैं, सभ्यताएं हैं। लेकिन जिस थॉट प्रोसेस के साथ में ये विकसित हो रही थी, उन लोगों का जो सोचते थे वो क्या थी, उनके विकास के तरीके क्या थे, वो किस तरह से जीवन यापन को मतलब किस नजरिए से देखते थे, वो सब चीजें संस्कृति होती है। तो अपनी संस्कृति को बना के रखना, अपने विश्वासों को बना के रखना, वो सांस्कृतिक स्वतंत्रता होती है कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का जो अधिकार होता है, उसकी रक्षा करने का, उसको समृद्ध बनाने का जो स्वतंत्रता होती है, वो भी एक स्वतंत्रता के एक प्रकार के तौर पर देखा जा सकता है। और एक जनरल जो हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या, जैसे कि हम जैसे परतंत्र थे और हम आज़ाद हुए, तो ये एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का स्वरूप है। क्या है कि हम परतंत्र थे, अब हमें राष्ट्र, हम जो हमारा राष्ट्र है वो स्वतंत्र हुआ। ये क्या है, कौन सी कैटेगरी में आता है स्वतंत्रता की, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आता है कि कोई राष्ट्र जब किसी दूसरे की परतंत्रता से हटकर स्वतंत्र हो जाता है तो वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो समानता और स्वतंत्रता है इनमें संबंध क्या है, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। देखिए, कभी कभी कहा जाता है कि मतलब जो कि समानता और स्वतंत्रता है जो क्या है, परस्पर विरोधी शब्द हैं। क्या कहा जाता है कि ये परस्पर विरोधी शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो समानता और स्वतंत्रता है वो एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पर समानता देखने को मिलती है, देखिए कि क्या कहा जाता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मानना कई जगह देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों को पूरक के तौर पर समझ सकते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बिना समानता, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते हैं। कि देखिए, समाज में अगर समानता नहीं है तो जो नागरिक, आर्थिक और जो अभी हमने बहुत सारी स्वतंत्रताएं पढ़ी है, देखिए अगर समानता अगर कहीं पर नहीं है तो नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, ये क्या है, इनका कोई फायदा है? ऐसे धोखे जैसा नहीं लगेगा कि जब समानता ही नहीं है तो एक बात बताइए, आर्थिक स्वतंत्रता फिर किस तरह की आर्थिक स्वतंत्रता होगी? आपके समाज में लोग इस अवस्था में है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई बड़ा किसी छोटा, ये जैसे है, ये फिंगर्स चारों बराबर नहीं है। इस स्थिति में अगर आप हैं तो फिर क्या फायदा है नागरिक स्वतंत्रता का? क्योंकि किसको मिलेगी? नागरिकों में भी अगर समानता नहीं है तो किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये इसका कोई महत्व नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता है तो किसी को अवसर मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, किसी को कोई अगर डिवाइड, अगर इसको सही तरीके से
नहीं, ये अगर समानता अगर नहीं लाई जाती है समाज में, तो ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। देखिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता जो है, नागरिक स्वतंत्रता अगर देनी हो तो कब देंगे? जब समाज में समानता होगी, तभी तो आप नागरिक स्वतंत्रता का वितरण कर सकते हैं, नागरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको दे सकते हैं। क्योंकि कानून की दृष्टि जो है उसमें समान, ये एक नागरिक स्वतंत्रता के दौरान क्या एक चीज देखी जाती है कि जो कानून होगा उसके अंतर्गत सब समान होंगे। तो जब समानता आपके समाज में होगी ही नहीं, तो आप इन विभिन्न तरह की स्वतंत्रताओं का उनको कैसे देंगे, किसी को उसका वितरण कैसे करेंगे? और राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ कि राजनीतिक दृष्टि में सबको समान समझा जाए, ये होता है। तो फिर जब समानता नहीं होगी तो फिर काय की फिर राजनीतिक स्वतंत्रता? इसलिए ये हम देखते हैं कि जो राजनीतिक, ये जो समानता और स्वतंत्रता दोनों, जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक कोई महत्व नहीं है कि आपने कौन कौन सी स्वतंत्रता समाज में दे रखी है, राज्य ने कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दे रखी है। ठीक है, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि देखिए, जैसे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में हम और देख सकते हैं कि लोगों को मतदान का अधिकार जैसे दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन खाली अगर आप मतदान का राइट दे देंगे तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों का ये विश्वास है कि लोकतंत्र वयस्क मताधिकार से ज्यादा कुछ नहीं है, वे एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उनको देख नहीं रहे हैं कि जहां पर आर्थिक असमानताएं हो, वहां देखिए असमानताएं होंगी तो फिर सब तरह की असमानताएं होंगी। तो जहां पर अगर आर्थिक असमानताएं हैं तो वहां मतदान का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी कैसे दे सकता है? इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि जो कि समानता जब तक नहीं हो सकती है, तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो समानता और जो स्वतंत्रता है वो एक दूसरे के विरोधी हैं। इवन जब समानता और स्वतंत्रता एक साथ चलेंगे तब ही एक कल्याणकारी अच्छे राज्य का निर्माण हो सकता है। ठीक है, और हिस्ट्री में भी यही देखते हैं और वर्तमान में भी कि राजनीतिक सत्ता जो होती है जनरली ये रहता है कि जो एक बहुत संपन्न वर्ग होता है उसका अधिकार हम एक देखने को हमें मिलता है कि राजनीति में रहता है। इसलिए जो वर्तमान व्यवस्था जो बनाई गई है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि समानता को पहले प्रोवाइड किया गया है। आप एफआर में देखते हैं तो सबसे पहले समानता के अधिकार को दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि समानता, क्योंकि ये सब चीजें समानता और स्वतंत्रता का जो डिस्कशन है वो हमने इसलिए किया है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि समानता और स्वतंत्रता में संबंध पर विश्लेषण कीजिए, संबंध उनके इसके संबंध को पर चर्चा कीजिए। तो आप ये समझा सकते हैं कि ये विरोधी ना होकर पूरक हैं। और इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी अथवा पूरक विश्लेषण कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और जो प्रस्तावना है उसमें जो 500 स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो हमने डिस्कस कर ली है कि किस तरह से विचार की स्वतंत्रता है, किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या विश्वास की स्वतंत्रता है। कि हम देखते हैं कि चार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 से 28 में दी गई है, और उपरोक्त स्वतंत्रताओं का जो वर्णन हमने इस पर जो डिस्कशन अभी किया है वो इन ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो जो संविधान में जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स हैं। ये जो एफआर में हमें जितनी स्वतंत्रताएं हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता में आप देखेंगे कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो दो तरह की हमें समता, किस किस की समता दी गई है? प्रतिष्ठा की और अवसर की। देखिए, जैसे उसमें आपको ये बताया गया था कि उनका सीक्वेंस याद रखना है कि 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसी तरह से इसमें भी ये देखना है कि जो 2 तरह की समानताएं दी गई है वो कौन कौन सी हैं। तो हमें किस किस तरह की जो दी गई हैं समानताएं, प्रतिष्ठा, एक तो प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समता के विषय में
प्रस्तावना के अंतर्गत बात की गई है। ठीक है, देखिए जो संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनमें आप देखते हैं कि समता का जो अधिकार है वो सबसे पहले मिला हुआ है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भारतीय समाज उस समय था, जो उस समय जो समाज की जो गतिविधि थी, जो उस समय जो पिक्चर थी हमारे समाज की, उसमें ये था कि बहुत सारी असमानताएं थी। और कहीं ना कहीं आज भी इस समय भी हम देखते हैं कि कुछ असमानताएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए जब किसी चीज़ की कमी होती है, कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है, एक बात बताइए, कब ये जब संविधान लागू किया गया तो ये थोड़ी डिस्कस किया गया था कि हाँ भाई अब ना कल से इन लोगों को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी, अब सबको मिलेगी। ऐसे मतलब जो चीज़ें मतलब निश्चित है कि हाँ भाई कल से हाँ इस दिशा में सूरज अब कल से इस दिशा में नहीं उगेगा, इसमें उगेगा, इसको इतनी धूप मिलेगी, इसको देखिए जो चीज़ें परमानेंट थी, निश्चित थी, सबको एक जैसी मिल रही थी, उन पर डिस्कशन नहीं हुए। जो चीज़ें अस्तित्व में नहीं थी ना, जैसे देखिए समानता, जो समता का माहौल था वो उस समय नहीं था। किस किस तरह की असमानताएं देखिए, कितना ये उच्च जाति, ये दलित जाति, ये उच्च वर्ग, ये निम्न वर्ग, ये महिला, ये पुरुष, बहुत सारी असमानताएं। ये महिला है तो ये नहीं कर सकती है, इसको यहाँ पे इसमें ये काम ये नहीं कर सकती है, ये निम्न जाति है, ये कार्य ये नहीं कर सकते हैं। इस तरह से वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, और ये समुदाय, ये जाति, ऐसे करके बहुत सारी जो असमानताएं थी वो उस समय मौजूद थी। उसी को देखते हुए हम देखते हैं कि जब एफआर की जो शुरुआत ही हम देखते हैं उसमें क्षमता के अधिकार से की गई है। इसलिए जो जितने भी मतलब निश्चित चीजें अगर हमें आसपास देखने को मिलती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया जाता है। इसलिए संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास था कि हाँ क्या स्थिति देश में है, इसलिए समता के अधिकार की बात की गई थी। और संविधान निर्माताओं की अगर अब देश, उनको लगा कि अगर अब राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा है तो देखिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि लोगों के पास राइट्स नहीं थे, क्योंकि पहले राजाशाही थी, राजाशाही के साथ साथ में उस समय अंग्रेज भी थे, तो लोगों का क्या परतंत्र जीवन था, गुलामी का जीवन था, और असमानताओं से कुंठित लोग थे। लोगों के साथ व्यवहार ना राजाओं का अच्छा था, ना उच्च वर्ग का अच्छा था, तो इस वजह से लोग बहुत परेशान थे। तो जो संविधान निर्माता थे वो इस चीज को लेके अवेयर थे कि अगर राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा है तो बहुत गिनती के लोगों को ये चीज नहीं लगनी चाहिए कि हाँ भाई अब राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा है तो सिर्फ वो उनको ही महसूस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा है तो फिर हर पर्सन को, हर नागरिक को ये लगना चाहिए, हर नागरिक के पास में ये अधिकार होने चाहिए कि एक्चुअल में हम स्वतंत्र हुए हैं। तो जो समता का अधिकार देने का जो रीजन था, सबसे पहले जिसको डिस्कस करने का जो रीजन था वो यही था कि हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि हाँ अब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहेंगे, और वो सिर्फ किससे पॉसिबल हो सकता था, समता का अधिकार देकर। और इसीलिए देखिए अवसर की जो समता है इसके साथ में प्रतिष्ठा की बात की गई है। आप जब प्रस्तावना को देखेंगे तो जो एक शब्द से दूसरे शब्द देखिए, इसीलिए आपको कहा जाता है कि पूरी प्रस्तावना आपको लर्न करनी है, हर चीज का सीक्वेंस याद करना है। क्योंकि आप देखिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो एक चीज से दूसरे चीज को जोड़ा है उसके पीछे उनकी बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस रही है। देखिए अवसर की समता और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा वर्ड को साथ में जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है कि सिर्फ अवसर मिलने से कुछ नहीं होता है, अगर किसी को सम्मान नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तो ये अवसर की जो समता है वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए जैसे कि हम अगर वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर देखा जाए तो देखिए जो रोमन साम्राज्य था उसमें शासन की जो दो उक्तियां जो थी प्रचलित थी, क्या थी, रेक्स इज लेक्स और लेक्स इज रेक्स। देखिए इसको समझते हैं, क्योंकि जो समाज में जो ये पॉजिटिविटी निकल के आई थी कि सबको समानता मिली थी, और जो रूल ऑफ लॉ हम देखते हैं वो कहाँ से निकल के आया, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए रोमन साम्राज्य में क्या चीजें थी, रेक्स इज लेक्स, ये दो उक्तियां वहां पर
प्रचलित थी, जिनके दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। देखिए, जो रेक्स इज लेक्स जो लिखा है उसका मतलब है कि राज्य ही कानून है, या जो राजा कहे वही कानून है। वही कानून है। ये क्या था? रेक्स इज लेक्स जो उक्ति थी उसके तहत ये सिस्टम था। और इसमें क्या होता था, जो शासन करने वाला होता था उसके पास में अनलिमिटेड राइट्स होते थे, और मतलब ये था रूल बाय लॉ। क्या था? इसको आप मीनिंग को ढंग से लिखना है कि ये था, क्या था? रूल बाय लॉ। ठीक है। और मतलब शासक का राज। क्या था? शासक का राज। ये था रूल बाय लॉ, मतलब शासक का राज। और दूसरी युक्ति क्या देखते हैं हम? लेक्स इज रेक्स, यानी कि रूल ऑफ लॉ। देखिए, इसमें बाय और ऑफ ही है। रूल बाय लॉ, शासक के द्वारा राज, और इसका था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, इसका मीनिंग क्या था कि कानून का राज। इसमें राजा या प्रजा सबके लिए कानून था, और कानून के सामने सब बराबर थे। और ये एक नई अवधारणा रोमन साम्राज्य में निकल के आई थी, जो हमारे संविधान में भी अभी देखने को मिलती है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, विधि का शासन। और इसके बाद में ही 1215 में इंग्लैंड में एक घटना, जो हमने अभी संवैधानिक इतिहास जब पढ़ा था उसमें भी हमने इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, कि वहाँ के जो राजा थे जॉन, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, उसको जिसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से आगे जानते हैं। इसमें पहली बार ये माना गया कि राजा जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून के सामने सब बराबर हैं। मीन्स की जो रूल ऑफ लॉ है उसका जो ट्रेंड है वो इसी के बाद में देखने को मिलता है। और वही हमारे जो भारत में है, उस टाइम क्या था, जब राजाओं का राज था तो राजा कानून से ऊपर थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में ये क्या हो गया, संविधान में स्पष्ट रूप से ये मतलब अधिकार दे दिया गया कि अब देश में क्या है, कानून ही, मतलब रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है वो संविधान के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और यही क्या है, यही समता का अधिकार है कि कानून के नजर में सब बराबर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता बताई गई है, इनमें क्या रिलेशन है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता में, कि इन दोनों को साथ में क्यों दिया गया है। देखिए, बहुत सारी जातियां, धर्म, भाषा में ये समाज हमारा बंटा हुआ है। तो जो समाज में किसी व्यक्ति का जो समान अवसर है वो किससे डिफाइन होगा? उसकी जाति से, धर्म से, आर्थिक संपन्नता से, कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी आर्थिक संपन्नता क्या है, ये तय करते हैं कि उसका वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। और मतलब कि समाज ऐसा है जो ये दिखाता है कि अगर ये इस जाति वर्ग का है तो इसकी स्थिति ये है, ये इस जाति वर्ग का है तो इसको इतने अवसर मिलने चाहिए, इसको इतने अवसर मिलने चाहिए। तो मतलब स्थिति क्या है कि आपकी जाति, आपका धर्म, आप फाइनेंशियली आप कैसे हैं, ये सब चीजें डिसाइड करती है आपका अवसर। लेकिन होना क्या चाहिए कि सभी नागरिकों को एक समान प्रतिष्ठा युक्त अवसर मिलने चाहिए। प्रतिष्ठा युक्त अवसर मिलने चाहिए, इस शब्द को आप सुने, प्रतिष्ठा युक्त अवसर मिलने चाहिए। मतलब कि अवसर अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि छोटे को छोटा अवसर और बड़े को बड़ा अवसर, इस जाति को ये अवसर और इस जाति को ये अवसर, ये नहीं होना चाहिए। किसी की भी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, सबको समान प्रतिष्ठा और समान अवसर मिलने चाहिए। और ऐसा कब संभव होगा? ये तभी संभव हो सकता है कि जो जितने भी विषमताओं के जो स्तर हैं, कि जो ये जाति, धर्म, ये सब जो विषमताओं के स्तर जो हैं, उनको सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर कंप्लीटली इनका डेमोलिश होना चाहिए, ये खत्म हो जाने चाहिए। और जो समता का अधिकार जो है, ये सिर्फ समता का जो अधिकार है, ये इस चीज का हल नहीं निकाल सकता है। इसी के लिए जो समता के साथ में क्या दिया गया है, प्रतिष्ठा भी उतनी ही जरूरी बनाई गई है। जो ये प्रतिष्ठा शब्द आप समता के साथ में देखते हैं, इसका महत्व समझाने के लिए हम इन दोनों का रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसके साथ में क्यों लिखा गया है। कि जब आप किसी को अवसर देंगे
उसके साथ में अगर प्रतिष्ठा जुड़ी हुई नहीं होगी तो इस समता के कोई मायने नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसी कारण से जिनके मतलब सम्मान और गरिमा हमारे समाज में जो जिनको ठेस पहुंचाई जाती थी, उन्हीं की गरिमा के लिए और प्रतिष्ठा के लिए और उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें प्रस्तावना में ये प्रोविजन किया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि आर्टिकल 17 में भी इससे जुड़े हुए प्रोविजन किए गए हैं ताकि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचे। इसके अलावा देखिए अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ में भी जब ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि जो जाति वाली समस्या है कि ये निम्न जाति है, ये उच्च जाति है, ये समस्या खत्म नहीं हुई है, तो इसके बाद में संविधान के निर्माण के बाद में भी SC/ST एक्ट जैसे एक्ट लाए गए थे। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कानून जो संविधान में दिए गए हैं और इसके बाद में भी जो कानून बनाए गए हैं, ये किस तरह से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो प्रस्तावना बताती है उसको सिद्ध करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बाद में समय के अनुकूल की जा रही हैं। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। आप एक बार इस पैराग्राफ को केवल इनको पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो किस शब्द पे दिया जा रहा है कि बंधुता बढ़ाने के लिए। और बंधुता बढ़ाने के लिए किसमें कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इससे क्या क्या सुनिश्चित होगा, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित होगी, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित होगी। तो सबसे ज्यादा जो वर्ड मायने रखता है इस 3 लाइनों में वो है, समझने की जरूरत है हमें, सबसे पहले जो है बंधुता। देखिए संविधान के अकॉर्डिंग जो बंधुता शब्द है, जो ये बंधुत्व शब्द लिखा हुआ है, वो व्यक्ति की गरिमा, जो ये शब्द लिखे हैं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता जो शब्द दिए गए हैं, इनकी पुष्टि के लिए कि जो व्यक्ति की गरिमा है और एकता और अखंडता है, इनकी पुष्टि के लिए स्रोत है। क्या है, जो बंधुता है वही स्रोत है कि जो व्यक्ति की गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता है उसको सुनिश्चित किससे किया जा सकता है, बंधुता से। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बंधुता क्या होती है और उसके मीनिंग को समझने के बाद में हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे कि किस तरह से बंधुता शब्द के साथ में व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। देखिए बंधुता जो है इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो है भाईचारे की भावना। जो प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना लिखा हुआ है कि एक तो ये व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करे और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करे। ठीक है, पहला है व्यक्ति का सम्मान और दूसरा क्या है, एकता और अखंडता। और मौलिक कर्तव्य जो हैं उनमें भी भाईचारे की भावना को जो प्रोत्साहित करने की बातें हम देखते हैं। देखिए बाबा साहब ने संविधान सभा में अपने भाषण में ये कहा था कि जो समता और स्वतंत्रता है, इन दोनों के लिए जो कि अगर आपको समता चाहिए और स्वतंत्रता चाहिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बंधुता। तो अब आगे समझते हैं कि बंधुता किसको बढ़ा रही है। देखिए व्यक्ति की गरिमा और मतलब डिग्निटी, कि ये डिग्निटी को और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाती है। देखिए इसमें बहुत सिंपल समझने वाली बात है कि बंधुता, देखिए आसान भाषा में अगर समझे तो इसका मतलब है कि आपस में सब अच्छे से रहे, किसी के बीच में कोई मनमुटाव ना हो। देखिए इंग्लिश का जो वर्ड है इस बंधुता के लिए, अब आपके पास में अगर डिग्लोट एडिशन है तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो फर्टर्निटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। जो वर्ड फर्टर्निटी जो आप वर्ड पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है, क्योंकि आप फर्टर्निटी या फिर बंधुत्व शब्द को देखते हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। लेकिन इसी वर्ड के सिनोनिम को अगर आप देखते हैं और सिनोनिम, इंग्लिश सिनोनिम अगर आप देखेंगे तो इसके लिए यूज किया जाता है ब्रदरहुड या फिर कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप या ब्रदरहुड जो वर्ड है, इनके आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आप इस शब्द को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए कंपेनियनशिप होता है बंधुत्व और ब्रदरहुड क्या होता है, भाईचारा। तो देखिए ये जो शब्द है बंधुता, इसका मतलब है
कि सब आपस में भाईचारे से रहे, और जब भाईचारे से रहेंगे तभी क्या होगी, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की जा सकती है। क्योंकि देखिए जब सब अच्छे से रहेंगे, बंधुता से रहेंगे, मतलब भाईचारे से रहेंगे, ब्रदरहुड से रहेंगे, कंपेनियनशिप से रहेंगे, एक दूसरे के साथ लेके चलेंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट के साथ चलेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं रखेंगे, सबके साथ सम्मान देने का भाव रखेंगे, किसी तरह की जाति, संप्रदाय, समुदाय और धर्म इनको लेकर किसी तरह का मनमुटाव नहीं रखेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक सी बात है कि जब सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और कोई व्यक्ति किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश ही नहीं करेगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, तो देखिए जब बंधुत्व की भावना होगी, भाईचारे की भावना होगी, तो क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, कि देखिए सुनिश्चित, इससे सुनिश्चित हो जाएंगे ना ये, देखिए इसके साथ में इसको कनेक्ट करके क्यों लिखा गया कि जब बंधुता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी। क्योंकि देखिए जब माहौल अच्छा होगा, भाईचारे की भावना होगी, तो सबका रेस्पेक्ट मेंटेन रहेगा। कोई, क्योंकि देखिए समाज में अराजकता, ये युद्ध, ये सब चीजें, लड़ाई, दंगे, ये सब चीजें क्यों फैलती है, तो जब बंधुता होगी और इसमें ऑटोमेटिक राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी। क्योंकि जब राष्ट्र में सभी के बीच में भाईचारा होगा तो खंडों में विभक्त होने के जो मुद्दे पैदा होते हैं, और जो जैसे कि हम देखते हैं कि बीते सालों में हम चीजें देखते हैं कि 2002 के गुजरात दंगे हैं, अभी जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम आया तो कितना विरोध हुआ, और लैंग्वेज के बेस पे नॉर्थ साउथ का जो विभाजन है हम देखते हैं। तो इसलिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज इतनी तो ये बंधुता शब्द जो यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ लिखने का रीजन ये है कि ये चाहते थे कि सबके साथ में समानता के राइट्स, अवसर, समानता, अवसर की समता, प्रतिष्ठा की समता, ये सब क्यों दिए गए, ताकि सबके बीच में बंधुता बनी रहे, और बंधुता बनी रहेगी तो ऑटोमेटिक व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी और ऑटोमेटिक राष्ट्र की एकता बनी रहेगी। क्योंकि देखिए जाति के आधार पर दंगे होंगे, बंधुता होगी नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, तो क्या आके स्थिति खड़ी हो जाएगी, एकता खतरे में पड़ जाएगी। कोई कहेगा हमें ये हमारा स्टेट अलग चाहिए, कोई कहेगा हमें हमारा स्टेट अलग चाहिए, तो जो अखंडता की जो परिभाषा दी गई है वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये शब्द जो जोड़े गए हैं वो बंधुता को बढ़ाकर ही इनकी प्राप्ति की जा सकती है। जो इनकी जो फ्रेम, ये जो फ्रेम में जो वर्ड जोड़े गए हैं ये तभी हासिल किए जा सकते हैं जब बंधुत्व की भावना मौजूद होगी। और इस, जबकि जो 51 क है हमारा आर्टिकल, उसके अंतर्गत सभी नागरिकों का ये कर्तव्य भी बना दिया गया है कि भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे। तो कम से कम ऐसे मामलों में जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकते हो, तो सभी नागरिकों को से मतलब ये आशा की जाती है कि वे सब भेदभावों को बुलाकर, वहां ये आता है बंधुता शब्द, कि बंधुता के साथ भेदभावों को बुलाकर अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर उनका मुकाबला करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर सीधी सी बात है कि जो जिस तरह के राष्ट्र निर्माण की संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई थी वो नहीं हो सकता है। और फाइनली अब लास्ट में हम देखते हैं कि दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, तो एक तो आप जो ये हिंदी की डेट है ये अच्छे से याद कर ले कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। जैसे सीक्वेंस याद करना है, समता के 2 टाइप याद करने हैं, उसी तरह से ये जो हिंदी में तिथि लिखी हुई है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। को एतद द्वार, इस संविधान को 3 शब्द ये भी लिखे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। 3 शब्द ये भी लिखे हुए हैं। अंगीकृत मतलब अडॉप्ट किया गया है कि स्वीकार करते हैं हम इसको, और दूसरा है अधिनियमित। अधिनियमित मीन्स कि इनेक्ट करना, लागू करना, और आत्मार्पित गिव टू आवरसेल्व्स, खुद को सौंपना, स्वयं को संविधान सौंपना। ठीक है, ये 3 और टर्म भी याद रखनी है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से और भी कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं कि इसमें कि लोग शब्द भी यूज किया गया है और नागरिक शब्द भी इसमें यूज किया गया है, और जो लोग शब्द हैं उसके लिए यूज किया गया है पीपल वर्ड। और
नागरिक के लिए क्या यूज किया गया है, सिटीजन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और भारत शब्द कितनी बार यूज किया गया है, 2 बार भारत शब्द यूज हुआ है, एक यहां पर है, हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र 2 बार भारत शब्द का यूज हुआ है। और ये बात याद रखनी है कि लोग और नागरिक शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है, जनता, मानव, इन सब के, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो याद रखें कि लोग और नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, कि जनता, मानव, इस सब के प्रयोग नहीं किए गए हैं। और इसके अलावा जब संविधान सभा में संविधान निर्माण चल रहा था कि क्या क्या प्रस्तावना में जोड़ना है, उसको लेकर कुछ फैक्ट भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कुछ जो लोग थे जैसे कि एच वी कामत साहब थे, तो उनका ये कहना था, देखिए ये बहुत जो एक्टिव 20 के लगभग मेंबर जो थे वो बहुत एक्टिव मेंबर थे, उनमें से थे एक एच वी कामत। एच वी कामत ने ये कहा कि अगर ईश्वर शब्द जोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा, कि ईश्वर की, हम भारत के लोग ईश्वर को, मतलब ईश्वर को साक्षी मानकर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से कामत साहब का कहना था कि ये शब्द जोड़ दिया जाए, लेकिन इसको बाद में नहीं जोड़ा गया। लेकिन इसी तरह से रोहिणी कुमार सर थे, वो क्या थे, आसाम साइड से थे, तो एच वी कामत सर ने जब कहा कि ईश्वर शब्द जोड़ा जाए, तो देखिए ये सब बातें हैं जो हो सकता है आपको पूछ ली जाए, या फिर इतने चांसेस अगर नहीं रहते, लेकिन ये जस्ट एक डिस्कशन है जो संविधान सभा की बैठकों में हुआ था, तो मैं आपको साथ में इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो रोहिणी कुमार सर थे, वो आसाम साइड थे, वो देवी पूजक होते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ईश्वर नहीं जोड़ा जाए, देवी जोड़ा जाए, है गॉडेस शब्द को लिखा जाए। तो इस डिस्कशन पर एक पी.आर. देशमुख सर थे, पी.आर. देशमुख सर का ये कहना था, मतलब उन्होंने सार्कास्टिकली ये बोला था कि ऊंट और मोटरसाइकिल यही बचे हैं, इनको भी जोड़ दो। तो उनको जवाब में ये कहा गया था कि आप भी ये प्रस्ताव ले आइए, इनको भी जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे, कुछ लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी का योगदान है तो महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, ये भी रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। तो किसी ने कहा ईश्वर जोड़ दो, किसी ने कहा देवी जोड़ दो, किसी ने कहा महात्मा गांधी जोड़ दो। तो ये पी.आर. देशमुख साहब ने ये कहा था कि ऊंट और मोटरसाइकिल बचा है, वो भी जोड़ देते हैं। लेकिन बाद में ये जस्ट एक सार्कास्टिक बात उन्होंने बोली थी। चलिए ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से प्रस्तावना के एक एक वर्ड को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, मेरे को जहां तक लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही रहेगा।